मोहब्बत है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 24। राधा नहीं चाहती थी कि माधवी और छवि अक्षत से मिले, लेकिन सोमी जीजू के कहने पर उन्होंने माधवी को इजाजत दे दी। सोमी जीजू ने राधा से अंदर जाने को कहा और खुद घर से बाहर चले आए। बाहर अर्जुन पहले से गाड़ी स्टार्ट किए खड़ा था। सोमी जीजू गाड़ी में आकर बैठे और अर्जुन से चलने को कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सोमी जीजू को खामोश देखकर अर्जुन ने कहा, वो लोग कौन थे जीजू? आशु से मिलने आए थे। तुम्हें छवि दीक्षित याद होगी? सोमी जीजू ने अर्जुन की तरफ पलटकर कहा। छवि दीक्षित, जिसका केस आशु ने लड़ा था? और कहते कहते अर्जुन रुक गया। हाँ वही छवि और उसकी माँ इस केस को फिर से रीओपन करना चाहती है और चाहती है अक्षत फिर से इस केस को लड़े और खुद को सही साबित करे, सोमी जीजू ने कहा। सोमी जीजू की बात सुनकर अर्जुन ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया और कहा, क्या वो लोग पागल हो गए हैं क्या? वो केस जिसका फैसला अदालत सुना चुकी है, उस केस को ये लोग वापस रीओपन करना चाहते हैं। इस केस की वजह से पहले ही आशु की जिंदगी में इतनी सब परेशानियां आई थी, वो क्या कम थी जो अब फिर से? नहीं, इस बार मैं आशु को ये केस रीओपन नहीं करने दूंगा, भले ही इस बार मुझे उसके बड़े भाई होने का हक ही क्यों ना दिखाना पड़े। अर्जुन, तुम आजकल दिल से बहुत सोचते हो, जरा अपने दिमाग से सोचो। अगर अदालत में ये केस फिर से रीओपन होता है और अक्षत इसे लड़ता है तो इससे दो फायदे हैं, सोमी जीजू ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं जीजू, अर्जुन ने असमझ की स्थिति में कहा। जरा सोचो, अक्षत अगर इस केस को लड़ता है तो इसे जीतने के लिए वो इसमें अपनी पूरी जान लगा देगा और उसकी वकालत भी उससे दूर नहीं होगी, सोमी जीजू ने कहा। और दूसरा, अर्जुन ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, दूसरा इस केस के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी अमायरा को किसने मारा। कहते हुए सोमी जीजू अर्जुन की तरफ देखने लगे। सोमी जीजू की बात सुनकर अर्जुन की आंखों में भी नमी उभर आई और उसने कहा, एक बार वो इंसान मेरे हाथ लग जाए जिसने हमारी अमायरा के साथ ये किया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जीजू। सब्र रखो, बहुत जल्द वो शख्स हमारे सामने होगा। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके गुनाह एक न एक दिन सबके सामने आते जरूर है। अब बताओ, अक्षत को ये केस लड़ना चाहिए या नहीं? सोमी जीजू ने पूछा। लड़ना चाहिए, जरूर लड़ना चाहिए, और हम सब उसके साथ हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ, बस उसकी ताकत को घर लाना बाकी है, सोमी जीजू ने कहा। आप मीरा की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन, मीरा के बिना अक्षत अधूरा है। बाहर से वो भले ही मीरा के लिए कितना भी गुस्सा और नफरत दिखाए, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से आज भी वो मीरा के लिए रोता है, उसका साथ पाने के लिए तड़पता है। मीरा सिर्फ उसकी मोहब्बत ही नहीं बल्कि उसकी ताकत भी है। इस वक्त दोनों नदी के दो किनारों पर खड़े हैं, लेकिन हमें उन किनारों को एक करना होगा। मीरा को अक्षत की जिंदगी में वापस लाना होगा, सोमी जीजू ने कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ जीजू, लेकिन कैसे? वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, उन्हें पास कैसे लाएंगे? सोमी जीजू हल्का सा मुस्कुराए और कहा, भूल गए अर्जुन, इन दोनों की शादी किसने करवाई थी? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं जीजू, अर्जुन ने कहा। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, अब ऑफिस चलो, देर हो जाएगी। कहते हुए सोमित ने अपने हाथों को अपने सर के पीछे लगाया और सीट से लगाकर मुस्कुराते हुए सोच में डूब गए। अर्जुन ने सोमी जीजू को मुस्कुराते देखा तो खुद भी मुस्कुरा उठा। उसे यकीन था सोमी जीजू अक्षत की जिंदगी में सब ठीक कर देंगे। अर्जुन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। सोमी जीजू के कहने पर राधा छवि और माधवी के साथ अंदर आई। उन्होंने उन दोनों को बैठने को कहा और नीता को आवाज दी। नीता हॉल में आई। छवि को देखते ही नीता को सब याद आ गया। उसने माधवी को नमस्ते किया और फिर किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद नीता वापस आई
उसके हाथ में ट्रे था जिसमें चाय के कप रखे थे। नीता ने माधवी जी को चाय दी तो उन्होंने राधा से कहा, इन सब की क्या जरूरत है, बस आप अक्षत को बुला दीजिए। ये हमारे घर के संस्कार है माधवी जी, इस घर में अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करते, राधा ने कहा, जिसे सुनकर माधवी ने खामोशी से चाय का कप उठाया और पीने लगी। घर आकर माधवी ने राधा के भरे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। राधा को वहां बैठकर घुटन होने लगी तो उन्होंने नीता से कहा, नीता जरा देखना आशु उठ गया क्या, अगर वो जगा हुआ है तो उसे इनके आने की खबर दे देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ, नीता ने कहा तो राधा वहां से चली गई। माँ, हमने यहाँ आकर शायद आंटी का दिल दुखा दिया है, ऐसे वक्त में हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, छवि ने धीमे स्वर में माधवी से कहा। इनका दर्द मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं भी तो एक माँ हूं ना, बच्चे जब तकलीफ में होते हैं तो एक माँ पर क्या गुजरती है ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं बस एक बार अक्षत से माफी मांग लूं, शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, माधवी जी ने कहा। ठीक है माँ, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं सर को अब और तकलीफ देना नहीं चाहती, छवि ने मायूस होकर कहा। नीता जो कि कुछ देर वहीं खड़ी थी, जब उसने छवि की बात सुनी तो उनके पास चली आई और कहा, नहीं छवि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने यहाँ आकर गलत किया, बल्कि मैं तो कहूंगी कि तुम्हारी तरह हिम्मत हर लड़की में नहीं होती। तुम्हारे साथ जो हुआ और तुमने जो झेला वो दर्द तो मैं तुमसे नहीं बांट सकती, लेकिन अगर देवर जी ने तुम्हारी मदद की तो मुझे खुशी होगी। तुम उन्हें क्या तकलीफ दोगी, तकलीफ तो ऊपर वाले ने दी है उन्हें, आज तक उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन किस्मत ने बदले में उनसे सब छीन लिया। मैं भी किस बारे में बात करने लगी, आप लोग चाय पीजिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, कहकर नीता वहां से चली गई। माधवी ने महसूस किया इस घर के हर इंसान का एक अलग ही रूप था जो उन्हें बाहरी दुनिया से अलग बनाता था। कोई घमंड नहीं, कोई रंजिश नहीं, ना ही कोई नफरत, हर किसी की आंखों में बस मोहब्बत और बातों में उदासी झलकती थी। माधवी ने चाय खत्म की और कप टेबल पर रखकर अक्षत का इंतजार करने लगी। नीता ऊपर आई और अक्षत के कमरे के सामने चली आई, जिसका दरवाजा बंद था। आज भी घर के लोगों को अक्षत के कमरे में जाने पर डर लगता था। नीता ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अक्षत ने दरवाजा खोला। उसने जब नीता को देखा तो कहा, आप यहाँ क्यों आई है? आपसे मिलने नीचे कोई आया है, नीता ने कहा। उनसे कह दीजिए मैं घर पर नहीं हूँ। कहते हुए अक्षत ने दरवाजा वापस बंद करना चाहा, लेकिन नीता ने हाथ बीच में करके दरवाजा बंद करने से रोक लिया और कहा, नीचे आपसे मिलने छवि आई है। छवि का नाम सुनते ही अक्षत की आंखों के सामने सब किसी फिल्म की भांति घूमने लगा। छवि से उसका पहली बार टकराना, उसका केस लड़ना, केस हारना और आखिर में माधवी जी का थप्पड़, ये सब याद आते ही अक्षत की आंखों में गुस्से और निराशा के भाव तैरने लगे और उसने कहा, उससे जाकर कह दीजिए मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन देवर जी वो, नीता ने एक कोशिश की। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना, कह दीजिए उनसे कि यहाँ से चले जाए। कहकर अक्षत ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अक्षत की आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए नीता भी सहम कर पीछे हट गई। साथ ही नीचे बैठी छवि और माधवी जी तक भी उनकी बात पहुंच गई। निराश होकर नीता नीचे चली आई और माधवी जी के सामने आकर कहा, आपने शायद। मैंने सब सुन लिया, अक्षत हम लोगों से नहीं मिलना चाहता। कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठकर उसका इंतजार करूंगी। कहते हुए माधवी ने नीता के सामने हाथ जोड़े और छवि को वहां से लेकर चली गई। छवि ने पलटकर नीता को देखा। उसकी आंख में ठहरा आंसू गाल पर बह गया। छवि को उम्मीद थी कि अक्षत उसकी मदद करेगा, लेकिन अक्षत ने भी मना कर दिया। घर से बाहर आकर माधवी सामने पड़ी बेंच पर आ बैठी। अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर छवि रोने लगी तो माधवी जी ने कहा, तू क्यों रोती है छवि? अक्षत हमसे नहीं मिला ये सोचकर? अरे पगली, उसका दिल मॉम है, देखना वो खुद आकर हम लोगों से मिलेगा। मेरी वजह से आपको ये सब देखना पड़ रहा है ना माँ, काश मैं पैदा होते ही मर जाती, छवि ने सिसकते हुए कहा। छवि,
खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। माधवी ने कहा तो छवि उनके गले आ लगी। बेंच पर बैठी दोनों अक्षत से मिलने का इंतजार करने लगी। मीरा के पापा का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात जानने के बाद अखिलेश तुरंत जेके लोन हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल के बाहर इतनी मीडिया और पुलिस थी कि उसे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। थक हार कर अखिलेश साइड में चला आया। पास ही खड़े कुछ लोग बात कर रहे थे जो कि अखिलेश के कानों में साफ साफ पड़ रही थी। सुना है किसी बड़े बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी ने कहा। हरे इंदौर के बड़े बिजनेसमैन हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि राजघराने से है, अपने काम से शहर से बाहर गए थे। किसी ने गाड़ी से पूरी तरह से टक्कर मार दी उनको। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि बहुत नाजुक हालत में है। दूसरे आदमी ने कहा, हमको नहीं लगता बचेगा। अरे भैया, जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा दुश्मन। अब कौन किसका दुश्मन बन जाए ये कौन जानता है। परिवार में कोई है नहीं, सुना कोई बाहर वाला ही लेकर आया है और हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया। पहले आदमी ने कहा, एक बेटी है बस, उसकी भी शादी हो चुकी है। अगर मर भी गया तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं है इनको। आदमी ने जैसे ही कहा, अखिलेश को गुस्सा आया और उसने आदमी की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हे, क्या बकवास कर रहे हो? उनको कंधा देने के लिए बहुत लोग हैं, तुम अपनी ये बकवास बंद करो, समझे? कहते हुए अखिलेश ने आदमी को दूसरे आदमी की तरफ धकियाया और गुस्से में वहां से चला गया। अरे ये कौन था भैया? आदमी ने अपना कुर्ता सही करते हुए कहा। हो सकता है उनका कोई रिश्तेदार हो। चलो चलते हैं यहाँ से, ये ड्रामा तो अब शाम तक ऐसे ही चलना है। कहकर दोनों आदमी वहां से चले गए। अखिलेश वहां से हटकर भीड़ की तरफ आया और मन ही मन खुद से कहने लगा, लगता है मीरा मैडम के पापा ज्यादा सीरियस हैं। वैसे भी उसके होते मीरा मैडम मेरी कभी नहीं होती। यही सही मौका है मीरा मैडम का दिल जीतने का और उन्हें भरोसा दिलाने का कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार उनसे कोई नहीं कर सकता। अपने नापाक इरादों के साथ अखिलेश भीड़ से होकर चुपचाप हॉस्पिटल के अंदर चला आया। चित्रा तैयार होकर कोर्ट चली आई। रोजाना के बदले आज चित्रा कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी और अलग भी। आज काफी दिनों बाद उसने गुलाबी फूलों वाली सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, साथ ही बालों को गूंथकर चोटी बनाई हुई थी जिनमें से छनकर एक दो लटें उसके गालों पर झूल रही थी। होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक थी और हाथ में प्लेटिनम की घड़ी। एक हाथ में कानून की किताबें और दूसरे हाथ में अपना बैग संभाले चित्रा कॉरिडोर से गुजरी। कोर्ट में काम करने वाले लोगों का आज भी चित्रा को देखकर वही हाल था। सब उसे देखकर दूर से ही आहें भरा करते थे, लेकिन चित्रा ज्यादा किसी को भाव नहीं देती थी। चित्रा माथुर साहब के कैबिन में आई। चित्रा को खुश देखकर माथुर जी ने कहा, क्या बात है चित्रा, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी सर, पता नहीं क्यों पर लग रहा है जैसे अक्षत सर बहुत जल्द इस कोर्ट में वापस आएंगे। चित्रा ने चहकते हुए कहा, अभी कहाँ, अभी उसका लाइसेंस फ्री होने में 5 महीने बाकी हैं। लेकिन मुझे यकीन है उसके वापस आने तक तुम और सचिन सब संभाल लोगे। माथुर जी ने कहा, हाँ सर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है अब तो, ताकि अक्षत सर जब वापस आए तो देखे कि उनका नाम अभी भी कायम है। अच्छा सर, मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, क्या मैं आपकी लाइब्रेरी से ले लूं? चित्रा ने कहा, बिल्कुल बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, ले लो। माथुर जी ने कहा और अपने काम में लग गए। चित्रा ने कुछ किताबें ली और लेकर बाहर निकल गई। चित्रा ऊपर अक्षत के कैबिन में आई और सामने से आते सचिन से टकरा गई। टकराने से किताबें नीचे आ गिरी। चित्रा को आज कई दिनों बाद साड़ी में देखकर सचिन का दिल धड़क उठा, जैसे अभी बाहर आ गिरेगा। चित्रा के साथ ही वह नीचे बैठकर किताबें उठाने लगा और किताबें चित्रा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चित्रा, क्या तुम जानती हो ऐसे टकराने से अक्सर मोहब्बत हो जाया करती है? मोहब्बत तो हो गई है, चित्रा ने अदा के साथ मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहा। अच्छा, किससे? सचिन ने चित्रा की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। सचिन, अगर मैं सच कहूं तो क्या तुम यकीन करोगे? चित्रा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। अरे हाँ बिल्कुल, तुम बताओ ना, किससे मोहब्बत हो गई है तुम्हें? सचिन ने धड़कते दिल के साथ कहा, जैसे उसे उम्मीद हो चित्रा उसका नाम लेगी। चित्रा मुस्कुराई
और पलटते हुए कहा, मुझे अक्षत सर से मोहब्बत हो गई है चित्रा। सचिन ने सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने चेहरे पर झूठी हंसी को बरकरार रखा, जबकि अंदर ही अंदर उसका दिल टूटकर बिखर रहा था। चित्रा खुश होकर पलटी और कहा, यस, आई एम इन लव विद अक्षत व्यास। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या अखिलेश मीरा से मिल पाएगा? क्या अक्षत छवि का केस फिर से रीओपन करेगा? क्या चित्रा अक्षत से कह पाएगी अपने दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।